नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, यूरोप के बहुत सारे देशों में एलन मस्क को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है, चिढ़ बढ़ रही है, उनको लेकर बेचैनी हो रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो लगातार एक के बाद एक यूरोप के बहुत सारे देशों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर आप जानते ही हैं कि एलन मस्क की कंपनी है, और वो ट्विटर के ज़रिए विभिन्न सरकारों के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं, और जो उनके खिलाफ है, सरकार विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा दलों के पक्ष में वो अभियान चला रहे हैं। मसलन अभी जो उनका ताज़ा बयान आया है या ताज़ा मोर्चा जो उन्होंने खोला है, वो जर्मनी में खोला है। जर्मनी की सरकार के खिलाफ एक जो पार्टी है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, AFD, इसकी सह नेता की तारीफ़ की उन्होंने। नेता का नाम है एलिस वीडल। उसकी तारीफ़ की और उन्होंने जर्मनी के लोगों से इस पार्टी को वोट देने की अपील तक कर दी। उन्होंने कहा केवल AFD जर्मनी को बचा सकता है। लोगों को वास्तव में AFD के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है, अन्यथा जर्मनी में चीज़ें बहुत बहुत ख़राब होने वाली हैं। ये सीधा तौर पर किसी दूसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप है। इसलिए भी हस्तक्षेप है, एक तो वो उद्योगपति के तौर पर जाने जाते हैं, खरबपति हैं, दुनिया के सबसे दौलतमंद आदमी हैं उस तौर पर। दूसरे, वो ट्रंप के सबसे नज़दीकी दोस्तों में से हैं, मित्रों में से हैं, सहयोगियों में से हैं। पूरे ट्रंप का चुनावी अभियान में वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व रहे थे, और उन्होंने उनको अरबों डॉलर देकर उनके चुनाव अभियान में मदद भी की थी, और डोनाल्ड ट्रंप भी बराबर उनको अपने साथ रखते हैं। अभी आपने उनके इनॉग्रल जश्न को देखा होगा, उसमें भी वो साथ साथ थे, और एक मंच पर तो उन्होंने बाकायदा हिटलर के अंदाज में अभिवादन किया, सैल्यूट किया, और उसको लेकर दुनिया भर में हलचलें हुई। यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि हिटलर ने जो कुछ किया था उससे यूरोप को ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। उसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, और लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हुए थे, बेघरबार हुए थे, और बहुत सारे मुल्क तबाह भी हो गए थे। तो वो दूसरे विश्व युद्ध और जर्मनी के अंदर यहूदियों के साथ जो किया गया था, वो सब अभी यूरोप के लोगों के दिमागों में ज़िंदा है। और जो कुछ एलोन मस्क कर रहे हैं, वो उसी को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पूरा यूरोप अब नहीं चाहता कि वो फिर से खड़ा हो, वो भूत। हालांकि कई देशों में वो खड़ा हो रहा है। दक्षिणपंथी, अति दक्षिणपंथी, नस्लवादी, नाजीवादी समूह खड़े हो रहे हैं, और वो चुनौती दे रहे हैं, और कई जगह वो सत्ता में भी आ रहे हैं, जैसे हंगरी में आए हैं, जैसे इटली में आए हैं, और भी कई देशों में, स्पेन में आए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे देशों में इस तरह की प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं, और इससे यूरोपियन यूनियन बहुत परेशान है। और जब एलोन मस्क इस तरह की हरकत करते हैं कि सीधे सीधे ऐसे समूहों को, ऐसी पार्टियों को मदद करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर है कि वहाँ बेचैनी फैलेगी। अब देखिए कि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने सीधे इसीलिए एलोन मस्क पर हमला बोला, और उन्होंने कहा कि जर्मनी और यूरोप में तमाम अरबपति सहित हर कोई अपनी राय देने के लिए आज़ाद है, लेकिन हम धुर दक्षिणपंथी विचारों का समर्थन स्वीकार नहीं कर सकते। अब ये साफ साफ उनका इशारा उन नाजीवादी पार्टियों की तरफ है जिनको एलोन मस्क समर्थन दे रहे थे। इसके पहले आपको पता होगा कि ब्रिटेन में उन्होंने एक अति दक्षिणपंथी, बल्कि कहना चाहिए कि उग्रवादी समूह का समर्थन किया था,
और पिछले साल जो ब्रिटेन में दंगे हुए थे उस पार्टी की भूमिका उसमें थी, और वो लगातार उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो ब्रिटेन में एक नस्लवादी पार्टी मानी जाती है और नस्लवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है और नस्ली विभाजन को प्रोत्साहित कर रही है। तो एलोन मस्क उसको समर्थन कर रहे हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कि लेबर पार्टी के हैं उन पर सीधे अटैक कर रहे हैं वो, और उनको हटाने का जैसे एक अभियान उन्होंने छेड़ रखा है। अब ये बड़ा अनूठा है, अजीबोगरीब है कि एक उद्योगपति दुनिया भर के देशों में सीधे सीधे दखलंदाजी करने लगे, सरकारों के खिलाफ मुहिम छेड़े, नेताओं के खिलाफ मुहिम छेड़े और ऐसी पार्टियों को और ऐसे समूहों को अपना सहयोग देने लगे, अपना समर्थन देने लगे जो उन देशों में उत्पात करने के लिए जाने जाते हैं, उपद्रव फैलाने के लिए जाने जाते हैं, जो नस्ली नफरत फैलाने और हिंसा करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये एक बड़ी बेचैनी का सबब बन रहा है। एलोन मस्क पूरे यूरोप के लिए एक राक्षस, एक दैत्य की तरह खड़े हो रहे हैं, और उनके साथ दिक्कत ये है कि वो एलोन मस्क का करें तो क्या करें, वो कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय इसके कि वो उनके ट्विटर पर जो हाल में जब से ट्विटर को एलोन मस्क ने संभाला है उस पर इस तरह की सामग्री बढ़ गई है, ये सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है, जिसमें नस्लवादी घृणा भरी हुई है, हिंसा को उकसाने वाली पोस्ट बहुत आ रही हैं, और खुद चूंकि एलोन मस्क ही ऐसे लोगों और ऐसे पोस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, खुद अपने उनके पोस्ट बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो जाहिर है कि ट्विटर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसका इस्तेमाल वो दुनिया भर में देशों की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर रहे हैं, उनको अस्थिर करने, उनको सत्ता से हटाने के लिए कर रहे हैं। और ये बड़ा ही विचित्र फिनोमेना हमने देखा है दुनिया में। परोक्ष रूप से तो बहुत सारे उद्योगपति ये काम करते हैं, दबे छिपे किसी तरह से किसी सरकार को लाना, किसी को गिराना, किसी को बैठाना, किसी को हटाना, ये उद्योगपति करते रहे अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। लेकिन इस तरह का खुला अभियान चलाने वाले एलोन मस्क पहले उद्योगपति होंगे जो खुलकर एक दो देशों में नहीं, बहुत सारे देशों में इस तरह की कैंपेन को रन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, लोकतांत्रिक देशों में उनकी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए कोई उद्योगपति, कोई व्यक्ति, कोई एंटिटी इस तरह की हरकत करने के लिए आज़ाद होना चाहिए? क्या उसे छूट मिलनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। तमाम जो यूरोप के थिंक टैंक हैं वो इस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं कि इससे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। उन देशों में लगातार इस तरह की हरकतें बढ़ रही हैं और एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और इसीलिए सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस जो थिंक टैंक है उसके बिल एचिक्सन ने कहा है कि यूरोप के लोग फंस गए हैं। अब देखिए कि एलोन मस्क ने यूरोप के लोगों को, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, वो एचिक्सन बता रहे हैं कि यूरोप के लोग फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप के नेता निश्चित रूप से चिंतित हैं। वे यूरोपीय चुनाव में समस्याएं पैदा करने और गलत प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए दुष्प्रचार और ट्रोलिंग और स्वचालित बोट्स को दोषी मानते हैं। मतलब ट्विटर हैंडल से इस तरह की चीज़ें जो उनके चुनाव में को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि अमेरिकी चुनाव में जिस समय पहली बार जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ हिलेरी क्लिंटन थी, तब ये माना गया था कि अमेरिकी चुनाव में बड़ी पैमाने पर दखलंदाजी दी थी रूस ने। उसने सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरे तरीक़ों से ट्रंप के पक्ष में कैंपेन को हवा दी थी और हिलेरी क्लिंटन को बदनाम करने के लिए कई तरह की उसने साजिशें रची थी। सोशल मीडिया के ज़रिए उनको बहुत सारी कैंपेन चलाई थी।
तो जो अमेरिका में हो रहा था, अब ये पूरे दुनिया भर में एलोन मस्क ने जैसे अपना एजेंडा बना लिया है, और जो भी इस तरह के सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म की ताकत होती है उसका इस्तेमाल वो इस तरह से कर रहे हैं। अब ये आज मस्क दुनिया भर में विघटनकारी प्रभाव का एक्स पर आनंद लेते हैं। आप अगर उनके पोस्ट पढ़ें तो आपको साफ हो जाएगा कि वो हर देश में इस तरह की जो विघटनकारी ताकतें हैं, अति दक्षिणपंथी, अतिवादी ताकतें, उनका एक्स पर आनंद लेते हैं। वो कट्टरपंथी हस्तियों की तारीफ कर रहे हैं। वो यूरोप भर में सत्ता विरोधी दक्षिणपंथी लोगों का जमकर समर्थन कर रहे हैं। तो ये एक पूरी कैंपेन का हिस्सा बन गया है एलोन मस्क का, और वो इस तरह से अभियान चला रहे हैं। अब सवाल उठता है कि उनका एजेंडा क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक तो एजेंडा ये बताया जा रहा है कि वो अपनी कार, जो टेस्ला कार है, उस पर जो टैक्स वगैरह यूरोप में लगाए जा रहे हैं उसको कम करवाने के लिए इन सरकारों पर दबाव बना रहे हैं, या उन पार्टियों को प्रमोट कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं ताकि वो सत्ता में आ जाएं तो उनकी जो कारें हैं उन पर टैक्स टैरिफ कम कर दें। अभी यूरोप ने चाइनीज़ कारों पर टैरिफ बढ़ाया है, पहले से ज़्यादा कर दिया है, और उन्हें आशंका है कि अब यूरोप उनकी कार में भी बढ़ाएगा। तो एक तरह से वो प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इन तमाम यूरोपीय सरकारों को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए, उनको डराने के लिए। ये इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं। एक तो ये सीधा सीधा एजेंडा साफ नज़र आता है। दूसरा एक हिडन एजेंडा ये है कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ये सब कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी अभी स्पष्ट नहीं है। यूरोपीय देश इसीलिए एलोन मस्क पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एलोन मस्क जो कर रहे होंगे वो निश्चित रूप से ट्रंप के साथ मिलकर कर रहे होंगे, उनकी सहमति से कर रहे होंगे, और ट्रंप भी इसका मज़ा ले रहे होंगे। वो भी चाह रहे होंगे, क्योंकि वो उनकी भी आइडियोलॉजी वही है, नस्लवादी, अति दक्षिणपंथी, उसी तरह से वो सोचते हैं। और वो जो परिवर्तन अमेरिका में ला रहे हैं वो चाहते होंगे उसी तरह का परिवर्तन दुनिया के दूसरे हिस्सों में आए, यूरोप में आए। यूरोप को वो जिस तरह की यूरोप में लोकतांत्रिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकारें हैं, वेलफेयर स्टेट्स हैं ज़्यादातर, उनको प्रभावित करके, उनको डावाडोल करके वो दुनिया में एक ऐसी स्थिति बना देना चाहते हैं जो उनके बिल्कुल अनुकूल हो, उनकी मुखालफत करने वाले लोग भी ना हो, कहीं कोई भी मध्यमार्गी या वामपंथी नेता सत्ता में ना हो जो उनकी राह में किसी तरह से अड़चन पैदा करे। तो ये दोहरा एजेंडा हो सकता है एलोन मस्क का। एक तो अपना निजी औद्योगिक कारोबारी एजेंडा हो सकता है, दूसरा ट्रंप की विदेश नीति के विस्तार के लिए वो इस तरह की कैंपेन चला रहे होंगे। अब इस कैंपेन का नतीजा क्या होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जब इतने सारे देशों को वो टारगेट करेंगे तो वो देश क्या एलोन मस्क को बर्दाश्त करेंगे, या अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे चलकर उनकी विदेश नीति का यही अंदाज रहता है तो क्या यूरोप के देश उसको सहन करेंगे। ठीक है कि अमेरिका महाशक्ति है, सुपर पावर है, और नाटो में उसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। वो नाटो के जो देश हैं, यूरोप के देश हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपना शेयर बढ़ाएं। इस वजह से भी ये जो पॉलिटिक्स चल रही है एलोन मस्क के ज़रिए, वो भी उसका एक हिस्सा हो सकता है, होगा ही बल्कि। तो वो यूरोप में अपने को चुनौती देने वाला कोई राष्ट्राध्यक्ष, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं चाहते हैं। ये एक उनकी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई अंतर्राष्ट्रीय एम्बिशन नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वो अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मेगा को में ही रमे रहना चाहते हैं। लेकिन वो सब करने के लिए भी वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अमेरिका के दखल को कम नहीं होने देंगे। अपनी नीतियों, अपनी विचारधारा के हिसाब से उस पर नियंत्रण करेंगे, और जहां होगा वो भले ही उनके सहयोगी देश हो उन पर भी दबाव डालकर अपनी
जो गोटी है वो लाल करेंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे। तो ये एक दोहरा एजेंडा चल रहा होगा। इसका नतीजा निकलेगा, यूरोप के सारे देश इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है कि वहाँ भी दक्षिणपंथी उभार हो रहा है, वहाँ भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन गया है, और जो भी पार्टी इमिग्रेंट्स का समर्थन करती है वो सत्ता से बाहर होने लगती है, उसके खिलाफ जनमत तैयार होने लगता है, और जो इमिग्रेंट्स का मुद्दा उठा रही हैं जो पार्टियां, उनको जन समर्थन मिल रहा है। तो एक हवा तो उस तरह की चल रही है। उसमें मुश्किल होगी ऐसी पार्टियों के लिए जो इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, और उन पार्टियों को एलोन मस्क हवा देकर प्रमोट करके इनके लिए दिक्कतें खड़े कर रहे हैं। लेकिन अंततः अगर यूरोपियन यूनियन के देश एकजुट हुए और उन्होंने टेस्ला पर और ट्विटर प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की पाबंदियां, रोक टोक लगाने की कोशिश की, तब क्या होगा? भले ही ट्विटर के जरिए वो उस अभियान से लड़ने की कोशिश करेंगे, उन पाबंदियों से लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, ये भी देखने की बात है कि एक अमेरिकन पूरे यूरोप को धमका रहा हो, वहाँ दखलंदाजी दे रहा हो। इसको यूरोप की जो संस्कृति है और यूरोप की जो पहचान है और यूरोप का जो गौरव है, वो जो लोग सोचते हैं उनको ये पसंद भी नहीं आ रहा होगा और जिसे वो आपत्तिजनक भी मान रहे होंगे। तो वो अगर उभरता है तो एलोन मस्क के लिए भी परेशानी खड़ी होगी और ट्रंप के लिए भी दिक्कतें खड़ी होंगी। आसान नहीं होगा ये। तो ये जो प्रवृत्ति है, एलोन मस्क बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा उन्हें अपने ऊपर आत्मविश्वास आ गया है। ट्रंप की जीत के बाद लगता है कि उन्होंने ट्रंप को खुद जिताया है और अब दुनिया भर में कहीं भी वो किसी को भी जिता या हरा सकते हैं, ये उनको लगने लगा है। लेकिन चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं, इस तरह से चलती नहीं हैं कि आपने एक जगह जो कर दिया उसको सब जगह रिप्लिकेट कर दें, दोहरा दें, ये संभव नहीं होता है। तो एक बड़ी चुनौती यूरोप के सामने है एलोन मस्क के रूप में, और यूरोपियन यूनियन, यूरोप इसमें सक्षम है उसका जवाब देने में। वो जिन हालात में है, क्या वो उनसे उभर कर ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हमें देखना है। क्योंकि यूरोप में भी आर्थिक समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, उनकी जीडीपी बहुत घट गई है और तमाम तरह की चुनौतियां वहाँ की सरकारें झेल रही हैं। ऐसे में वो सब एकजुट होकर इस तरह के आक्रमण का जवाब देंगी, इसमें थोड़ा संदेह तो है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।